रागिनी ने घर की साफ सफाई कर ली थी। गेस्ट रूम भी उसने साफ करके तैयार कर लिया था। आज उसकी ननद वंदिता साल भर के बाद ससुराल आने वाली थी। पिछली बार जब वह गर्मियों में घर आई थी उस समय वह काफ़ी खुश थी। वंदिता अपने पति के साथ दूसरे शहर में रहती थी और उसके सास ससुर दूसरे शहर में रहते थे। 6 महीने पहले ही वंदिता के पति ने अपना ट्रांसफ़र करवा लिया था और अब वंदिता अपने सास ससुर के साथ रहती थी। तो जब उसने मायके आने की बात की तो उसकी सास तो इनकार करने लगी कि तुम्हारी ननद भी मायके आने वाली है, ऐसे में तुम अपने मायके मत जाओ। लेकिन वंदिता के पति समीर ने उसका साथ दिया और आज वह मायके आ रही थी। वो मायके आने को लेकर बहुत उत्साहित भी थी क्योंकि भैया और पापा से मिले हुए काफ़ी लंबा समय बीत गया था। साथ ही आज वह थोड़ी सकुचाई हुई भी थी क्योंकि आज उसे भाभी से नज़रें मिलाते हुए शर्म सी महसूस हो रही थी। रागिनी ने अपनी ननद का मनपसंद खाना कढ़ी चावल और राजमा तैयार कर लिया था। साथ में उसके ससुर जी ने फ्रिज में खूब ढेर सारे आम और आइसक्रीम भी लाकर रख दिया था क्योंकि उनकी बेटी को गर्मियों में यह सारी चीज़ें बहुत पसंद आती थीं। उसका भाई मिहिर उसे स्टेशन से लाने के लिए गया हुआ था। रागिनी ने रसोई का काम निपटाकर चूल्हा बंद किया और हॉल में आकर एसी ऑन करके बैठ गई। थोड़ी देर के बाद बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई और वंदिता ने बच्चों के साथ घर में प्रवेश किया। बच्चे तो मामी की गोद में जाकर चढ़ गए थे। वह भी आकर भाभी के गले से लग गई। रागिनी ने सबको ठंडा ठंडा जूस सर्व किया। जूस पीने के बाद बच्चे मामा के साथ रूम में जाकर वीडियो गेम खेलने लगे और रागिनी किचन से खाना लाकर डाइनिंग टेबल पर खाना सजाने लगी क्योंकि दोपहर के खाने का समय होने ही वाला था। उसके ससुर अविनाश जी वहीं हॉल में बैठकर टीवी देख रहे थे और बेटी से बातचीत भी कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद वंदिता उठकर किचन में आई तो रागिनी मुस्कुराते हुए बोली, दीदी कुछ चाहिए आपको? वंदिता फंसी हुई सी आवाज़ में बोली, भाभी मैंने आपके साथ कभी अच्छा व्यवहार नहीं किया, हमेशा आपके साथ बदतमीजी की। क्या आप मुझे मेरे बुरे व्यवहार के लिए माफ़ करोगी? यह सुनते ही वह हैरानी से उसकी ओर देखने लगी। वंदिता कहने लगी, भाभी मेरी शादी को 8 साल हो गए हैं, लेकिन पहले मैं अपने पति के साथ उनकी जॉब लोकेशन पर रहती थी तो मुझे कुछ पता नहीं चला। मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगता था। सास ससुर के पास मैं छुट्टियों में 1 सप्ताह के लिए आती थी तो उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन महसूस नहीं होता था, लेकिन पिछले 6 महीने से मैंने वह महसूस किया जो आपने मेरी वजह से झेला। इतनी गर्मी में मेरी सास ने मुझे अपनी ननद के ससुराल भिजवाने के लिए अचार बनाने के लिए कहा। मैंने वह भी खुशी खुशी बनाया, लेकिन धूप में काम करने की वजह से मुझे बुखार आ गया था। अगले दिन ही मेरी सास ने अपनी कुछ सहेलियों को लंच पर बुलाया था तो वह जिद करने लगी कि सारी सहेलियों के लिए खाना मैं बनाऊं। मैंने मम्मी जी से कहा कि मुझे बुखार है, मैं इतना सारा खाना नहीं बना पाऊंगी, तो वह हंगामा करने लगी। मम्मी जी ने झगड़ते हुए मुझे कहा कि बहू को धूप गर्मी जाड़ा बरसात सब कुछ सहकर भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए ही एक अच्छी बहू की निशानी होती है। ऐसे छोटे मोटे बुखार में तुम काम करना बंद नहीं कर सकती। जब मैंने कहा कि बुखार में मुझे किचन में और भी ज़्यादा गर्मी लगती है
तो वह कहने लगी कि बहू को गर्मी नहीं लगती। उसी पल अचानक से मुझे वर्षों पहले की घटना याद आई, जब आपने मुझसे कहा था कि दीदी, ससुराल में पता चलेगा कि बहू को भी गर्मी लगती है। उस वक्त सच में मुझे बहुत रोना आया और मुझे लगा जैसे मेरे किए हुए कर्म ही घूम कर मेरे पास चले आए हैं, क्योंकि जो ताने मैं आपको मारा करती थी वही मेरी सास मुझे मार रही थी। ऊपर से मेरे ससुर जी भी पापा की तरह नहीं हैं, वह भी मम्मी जी का ही साथ देते हैं। वह तो मेरे पति मेरे साथ हैं तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन फिर भी जब वह घर पर नहीं होते तो सास ससुर मेरे पीछे हाथ धोकर पड़े रहते हैं। वह तो उस दिन मेरे पति ने अपनी माँ को समझाया, तब जाकर वह थोड़ा शांत हुई और तब मेरे पति ने बाहर से खाना लाकर मेरी समस्या का समाधान निकाला। गर्मी में भी सास ससुर उम्मीद करते हैं कि मैं दिन भर किचन में ही खुशी खुशी रहूं। मेरे ससुर जी को एक एक रोटी गरम चाहिए होती है। सास और ससुर के खाने का समय अलग होता है, तो मुझे बार बार किचन में जाकर रसोई की गर्मी का सामना करना पड़ता है। मुझे बहुत दिक्कत होती थी, तो आखिरकार मेरे पति ने किचन में भी एसी लगवा दिया है। अब जाकर मुझे बहुत आराम है, लेकिन जितने दिन भी मैंने कष्ट सहे मुझे आपकी ही याद आती रही। अब भले ही रसोई में एसी लग गया है, लेकिन मेरी सास उसके लिए भी मुझे ताने मारती रहती है कि हमने तो गर्मी में ही खाना बनाया, हमें तो इतनी गर्मी नहीं लगती थी। बहू कहीं की राजकुमारी है जो उसके लिए एसी लगवाया है। बिजली बिल को लेकर भी वह बहुत कुछ सुनाती रहती है और उठते बैठते मुझे ताने मारती रहती है। मेरा तो वहाँ उस घर में सांस लेना भी दूभर हो गया है, लेकिन क्या करूं, सब कुछ सहकर भी उसी घर में रहना पड़ रहा है। यह सब सुनकर रागनी स्तब्ध रह गई थी। तभी मिहिर किचन में आया और कहने लगा, चलो जल्दी से खाना लगा दो, बहुत भूख लग रही है। तो रागिनी डाइनिंग टेबल पर आकर सबके लिए खाना परोसने लगी। पूरे समय वंदिता चुपचाप सी थी। उसकी आंखें एकदम लाल और सूजी हुई थी। उसकी हालत देखकर रागिनी को अच्छा नहीं लग रहा था। खाना परोसते हुए वह भी पिछली यादों में खो गई। जब वह इस घर में ब्याह कर आई थी, तब उसकी सास इस दुनिया में नहीं थी। उसकी ननद को लगता था कि घर की मुखिया वही है। वह अपनी भाभी पर हुक्म चलाने की कोशिश करती रहती थी। रागिनी को आम बहुत पसंद थे। गर्मियों में उसके ससुर जी ने फ्रिज में ढेर सारा आम लाकर रखा हुआ था। एक दिन दोपहर के खाने के बाद उसने सोचा कि थोड़े आम काट कर खा लेती हूँ। तो उसने आम खाना शुरू किया ही था कि तभी उसकी ननद कॉलेज से घर आई और कहने लगी, भाभी, मैंने अपनी 10 सहेलियों को लंच पर इनवाइट किया है, तो आप सबके लिए खाना बना दो। और भाभी, ये क्या, आप आम काट कर खाने बैठ गई। यह आम ले जाओ और जल्दी से मेरे लिए मैंगो शेक बनाकर लाओ। रागिनी बोली, दीदी, इतनी गर्मी है, दोपहर का खाना मैंने सुबह ही बना दिया था और मुझे थोड़े चक्कर भी आ रहे हैं। मैं इतनी गर्मी में इतना सारा खाना कैसे बनाऊंगी। तब वंदिता गुस्से में बोली, भाभी, गर्मी है तो क्या हुआ, हम भूखे थोड़ी ना रहेंगे। पार्टी का सारा खाना तुम बनाओ। एक बात याद रखना कि बहुओं पर मौसम का असर नहीं पड़ता। रागिनी हैरानी से बोली, दीदी, यह क्या बोल रही हैं आप, गर्मी मुझे भी लगती है। वंदिता मुंह बनाते हुए बोली, यह सब बकवास बात है। बहू को अगर गर्मी लगती भी है तो उन्हें बर्दाश्त करना आना चाहिए। वैसे भी इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है कि आपके नखरे शुरू हो गए। रागिनी कहने लगी, गर्मी तो ज़्यादा है ही। अब आपको तो दिन भर एसी में बैठकर बस ऑर्डर देना है। गर्मी का सामना तो मुझे करना पड़ता है।
दीदी, जब आपकी शादी हो जाएगी ना और आप ससुराल में जाएगी, तब आपको पता चलेगा कि बहू को भी गर्मी लगती है। ननद कहने लगी, ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप जाकर खाना बनाओ। तभी अविनाश जी आइसक्रीम लेकर घर आए और कहने लगे, अरे बंधु, यह तुम क्या बोल रही हो? बहू को भी गर्मी लगती है भाई। तुमने अपनी सहेलियों को बुलाया है तो खाना बाहर से ऑर्डर कर लो। बहू इतनी गर्मी में इतने ज़्यादा लोगों का खाना नहीं बनाएगी। और बहू, तुम यह आम खा रही हो तो अभी आइसक्रीम फ्रिज में रख दो, शाम को सबको आइसक्रीम भी दे देना। फिर बेटी की ओर घूरते हुए बोले, तुम्हें भाभी से बात करने की तमीज नहीं है क्या? भाभी से कैसे बात करते हैं? पिता से फटकार मिलने पर वंदिता चुपचाप वहां से खिसक ली, लेकिन वह हमेशा भाभी के विरोध में ही रही। आज जब ससुराल से आकर वह माफ़ी मांगते हुए रोने लगी तो एक पल में ही रागिनी को सारी पुरानी बातें याद आ गई थीं। लेकिन खैर, उसने अपनी ननद को अपनी तरफ से माफ़ कर दिया, क्योंकि अपने कर्मों का फल तो वह ससुराल में चख ही रही थी। दोस्तों, कभी कभी इंसान का अच्छा वक्त चल रहा होता है तो वह सामने वाले इंसान को बहुत प्रताड़ित करने लगता है, लेकिन उसे यह नहीं भूलना चाहिए कि एक दिन समय बदलेगा और तब सज़ा भुगतने की बारी उसकी होगी। उसकी भाभी तो उसके तानों से मुक्त हो चुकी थी, लेकिन वंदिता को अब काफ़ी लंबे समय तक इन तानों का शिकार होना था। अब इसके लिए उसकी भाभी ने उसे बस यही कहा था कि तुम बस अपने फर्ज निभाओ, बाकी उन लोगों की बातों को ज़्यादा महत्व मत दो। हमारे पति अच्छे हैं तो उनके सहारे ही ससुराल का यह सफ़र अच्छे से कटेगा। अब रागिनी ने अपनी ननद को सलाह तो दे दी थी, लेकिन उसे अच्छे से पता था कि अगर घर में कोई नकारात्मक इंसान रहता है तो उसके साथ एडजस्ट करके रहना बहुत मुश्किल होता है। आखिर उसने भी तो शुरुआत में यह सब झेला था। खैर, अब इससे ज़्यादा वह कुछ कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि ननद को उसके कर्मों के अनुसार ही जीवन मिला था जो उसे जीना ही था।